गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। आप में से एक छात्र ने हमें कॉल करके कहा था, सर आप कोठारी आयोग पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं आज आपके लिए कोठारी आयोग पर वीडियो लेकर आया हूं। आप चलिए देखिए बोर्ड को। बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, इनके बारे में की पॉइंट्स आज हम इनको चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोठारी आयोग क्या था, इनके क्या कार्य थे और इनका क्या उद्देश्य था। तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग को 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम है कोठारी आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और तीसरा है भारतीय शिक्षा आयोग। ये इनके 3 नाम हो गए। और इनके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, जिनका नाम था DS कोठारी शॉर्ट में कहते हैं, और इनका पूरा नाम हो गया दौलत सिंह कोठारी। ये जो हैं दौलत सिंह कोठारी, इनका थोड़ा परिचय मैं दे दूं। यह व्यक्ति एक वैज्ञानिक थे, और कौन सा वैज्ञानिक? भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी, शॉर्ट में क्या कहते हैं DS कोठारी। जन्म हुआ था 6 जुलाई 1906 को उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर अभी राजस्थान में है, उस समय भी राजस्थान में ही था। अगला है मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई है 4 फरवरी 1993 को दिल्ली में। ये व्यवसाय से भौतिक विज्ञानी थे और वैज्ञानिक रह चुके हैं। डॉक्टर होमी भाभा के समकालीन थे ये। अगला है, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें प्रशासकीय सेवा में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। तो यह इनका शॉर्ट में परिचय रहा। और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, जिसे हम UGC भी कहते हैं, उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1961 में। 10 साल उन्होंने वहाँ काम किया। इसके बाद इन्हें अध्यक्ष बनाया गया कोठारी आयोग का। इस आयोग का गठन जो हुआ है सन 1964 में हुआ था। अब यहाँ 66 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसे बनने में ये जो नियम बना, इन्होंने जो बनाया, अपना रिपोर्ट सौंपा, उसमें 2 वर्ष का समय लग गया। इसलिए इसे 1964 से 1966 यहाँ पर लिखा गया है और कहा भी जाता है। अगला है, इनका जो गठन हुआ कोठारी आयोग का, उनका क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देना। यानी आप इस डेट को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो थे अंग्रेजों के समय के थे। ये उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो जब भारत आज़ाद होगा तो उनकी एक अपनी शिक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए, इसलिए इनको यह काम सौंपा गया। तो ये इनका उद्देश्य था, कोठारी आयोग का उद्देश्य था स्कूली शिक्षा प्रणाली को, जो हम आज पढ़ रहे हैं, किसी शिक्षा प्रणाली के तहत ही पढ़ रहे हैं, उसको नया आकार देना व नई शिक्षा को नया दिशा देना। जैसा कि अब हम सभी जानते हैं, अंग्रेज अगर थे तो वो अपने धर्म, जाति और अपने शिक्षा का प्रचार करते थे। तो हम जब आज़ाद होंगे तो उन्हें भी, हमारे लिए भी एक ज़रूरत पड़ेगा एक शिक्षा प्रणाली का, जिनका अध्यक्ष बनाया गया दौलत सिंह कोठारी को। तो ये उनका उद्देश्य था। हमारे भारतीय जो थे उस समय के समकालीन और प्रधानमंत्री जो थे, उनका भी यह उद्देश्य था कि जब हम आज़ाद हो जाएं, जब हम अपना कुछ शिक्षा प्रणाली होना चाहिए जिसके तहत हम बच्चों को शिक्षा देंगे और उच्च शिक्षा भी देंगे। तो आगे देखते हैं इनका कार्य क्या था। इस आयोग का जो है वो कार्य क्या था? तो इस आयोग का कार्य था स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा करना। यानी जो स्कूली शिक्षा उसका जांच करना है और अच्छे तरीके से जांच करना। तो कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का यह सबसे गहन अध्ययन माना गया है। उसको सबसे अधिक गहन अध्ययन करके इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा। वह रिपोर्ट कब सौंपा? 29 जून 1966 में अपना रिपोर्ट सौंपा कोठारी आयोग ने। तो अगला देखते हैं, यह ही पहला आयोग था, यानी कोठारी आयोग ही वह पहला आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखा। यानी आज़ादी के बाद समाज में बहुत प्रकार के बदलाव हुए हैं, तो उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोठारी आयोग के बारे में। तो इनके जो सदस्य थे, इनके कुल सदस्य, यानी कोठारी आयोग के कुल सदस्य 17 थे और उनमें 5 सदस्य ऐसे थे जो विदेशी थे।
तो अब देखते हैं कि इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उसका क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या उन्होंने की पॉइंट्स रखे हैं, क्या क्या जानकारी दी उन्होंने। जो रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, तो इसे हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये कुछ सुझाव दिए थे कोठारी आयोग ने, जिसे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो यह रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी 29 जून 1966 में, और अपने रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सुझाव दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। बस इतना ही नहीं है, इसके बाद और हैं, जब इनको मैं चर्चा कर लूँगा तब उसके बाद उसे भी लिख करके बताऊँगा। तो पहला उन्होंने कहा था कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। किनके लिए? बालक और बालिकाओं के लिए। यानी ये बालक और बालिकाओं में भेदभाव के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि बच्चे समेकित शिक्षा ग्रहण करें, यानी साथ में पढ़े बालक और बालिकाएं। और देखिए यहाँ पर एक बात लिखा गया, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले, यानी इस आयोग से पहले बालक और बालिकाओं को गणित और विज्ञान नहीं सिखाया जाता था, तो वो सिखाया जाना चाहिए, ताकि जितना अवसर बालक को मिले उतना ही अवसर बालिकाओं को भी मिले। दूसरा पॉइंट है कि 25% माध्यमिक विद्यालय को, माध्यमिक विद्यालय यानी 6 to 8, नहीं सॉरी 6 to 10, तो 25% माध्यमिक विद्यालय को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। व्यावसायिक स्कूल किसे कहते हैं? व्यावसायिक स्कूल उसे कहते हैं जिसमें जा कर के बच्चे कुछ कार्यों को सीखते हैं। जैसे अगर वो इंजीनियरिंग का करना चाहें, कि इंजीनियरिंग तो बन नहीं सकते हैं उतनी कम उम्र में, तो अगर वो चाहें कि मोटरसाइकिल कैसे ठीक किया जा सकता है तो वो ठीक करना सीखेंगे। अगर उन्हें बढ़ई का काम सीखना हो तो वो बढ़ई के काम सीखेंगे। अगर उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग करना हो तो वो मोबाइल रिपेयरिंग सीखेंगे, और इसी तरह के कई कार्य होते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि 25% तो आप समझ गए। उसके बाद कहा है प्राइमरी कक्षाओं में, प्राइमरी कक्षा क्या है? 1 to 5, 1 to 5 में मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यहाँ देखिए दो बात आई है, एक मातृभाषा, दूसरा स्थानीय भाषा। मातृभाषा वह होती है जो बच्चे जन्म से बोलते हैं, जो उसके माँ से उसको मिलता है, यानी माँ बाप जो भाषा बोलते हैं, बच्चे को वह भाषा सिखाना नहीं पड़ता है, यानी वह भाषा आसानी से वो सीख जाते हैं। तो मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाएगी छोटे बच्चों को तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो वो इनके भी पक्षधर थे कि प्राइमरी कक्षाओं में यानी 1 to 5 तक उन्हें मातृभाषा में शिक्षा दी जाए बच्चों को। अगला पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर कितना बताया मैंने? 6 to 10, है ना। तो माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए, है ना। तो किस भाषा में? स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा वह होती है कि किसी क्षेत्र की एक लोकल भाषा को ही स्थानीय भाषा कहते हैं। यदि हम झारखंड में रहते हैं तो हमारी स्थानीय भाषा में एक भाषा अंगिका भी हो सकती है, एक भाषा खोट्ठा भी हो सकती है, एक भाषा संथाली भी हो सकती है। तो ये स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के पक्षधर थे। दूसरा है 1 से 3 वर्ष की, यानी 1 साल सिखाइए या 2 साल सिखाइए या 3 साल, तो मैक्सिमम 3 साल, मिनिमम 1 साल पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा कब से शुरू होती है? 1 to 5। लेकिन ये चाहते थे कि बच्चों को इनसे पहले की भी शिक्षा दी जाए, ताकि वो खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाए। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि आप इसे ध्यान से देखें, जो अभी भी चल रहा है। LKG पहला होता है नर्सरी, LKG और UKG। ये जो नर्सरी है, नर्सरी मतलब उसे तैयार कर रहे हैं हम। नर्सरी में जैसे पौधे को तैयार किया जाता है, उसे देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह बच्चों को नर्सरी कक्षाओं में तैयार किया जाता है। इसके बाद उसे भेजा जाता है लोअर किंडरगार्टन, जिसे हम LKG भी कहते हैं।
इसके बाद उसे भेजा जाता है यूकेजी में। तो ये 3 कक्षाओं में बच्चे पढ़ते कम हैं और खेलते ज़्यादा हैं। खेल खेल में वो बहुत चीज़ बातें सीख जाते हैं। तो ये उनके भी पक्षधर थे। कौन पक्षधर थे? ये जो कोठारी आयोग था वे। अब कह रहा है 6 वर्ष जब बच्चे को हो जाए तभी उसे पहली कक्षा में नामांकन किया जाए, यानी उसकी उम्र पहली कक्षा में 6 वर्ष होनी चाहिए। यानी बच्चे अगर 6 वर्ष के हो गए तभी उनको पहले कक्षा में नामांकन दिया जाए, और अगर उनका आयु 6 वर्ष नहीं हुआ है तो उन्हें पहली कक्षा में नामांकन ना किया जाए, उसे ना किया जाए, है ना। और अगला है कि पहली सार्वजनिक परीक्षा। देखिए परीक्षा यहाँ पर थोड़ा अजीब आ रहा है, यहाँ पर एक शब्द आया सार्वजनिक। तो सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोग, है ना। ऐसा कोई प्राइवेट यानी निजी, और सार्वजनिक का मतलब सभी हो जाता है। सभी उसको देख सकते हैं, उसका रिजल्ट जानेंगे हाँ ये यह व्यक्ति, जैसे कि अभी मैट्रिक परीक्षा होता है तो सार्वजनिक परीक्षा है। अगर हम स्कूली परीक्षा दें तो हम चुपचाप कितना परीक्षा दिए अपना नंबर चुपचाप हम रख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में पेपर में छपता है, न्यूज़ में आता है कि फलना विद्यार्थी ने 99% लाया, तो ये सार्वजनिक हो गया ना। तो पहली सार्वजनिक परीक्षा तभी होगी जब वह बच्चा 10 साल पढ़ाई करेगा, यानी स्कूल में वह 10 साल पढ़ाई करेगा तभी उसकी सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। और जो बच्चा 10 साल पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसकी सार्वजनिक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आज यही परीक्षा को हम मैट्रिक परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी परीक्षा भी कहते हैं। तो चलिए कुछ और पॉइंट है उसे भी हम समझेंगे। आप इसे तब तक नोट डाउन कीजिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ पॉइंट देखे थे जो सुझाव थे उनके, और अगला कुछ पॉइंट और देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि विषय का जो विभाजन हो वो 9वीं कक्षा के बदले 10वीं कक्षा के बाद हो। अभी आप ध्यान से देखें तो यहाँ 2 कक्षाओं का नाम लिया गया है, एक 9वीं कक्षा और दूसरा 10वीं कक्षा। तो 9वीं कक्षा की बात करें यानी उस समय, इस कोठारी आयोग से पहले के समय 9वीं कक्षा में सब्जेक्ट को बांट दिया जाता था। अब ये क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ। तो वो उसको कहा 9वीं में मत कीजिए, 10वीं कीजिए। यानी 10वीं जब 10 साल बच्चे पढ़ लेंगे और बोर्ड परीक्षा दे देंगे यानी मैट्रिक दे देंगे, तो मैट्रिक देने के बाद उनका विषय विभाजन होना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि हम लोग इंटर देखते हैं, इंटर करते हैं कि नहीं, इंटर यानी इंटरमीडिएट, मैट्रिक के बाद होता है इंटरमीडिएट। तो विषय विभाजन हो जाता है, कुछ बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं और कुछ बच्चे साइंस ले लेते हैं। तो ये देखिए विषय विभाजन हुआ कि नहीं। यानी कोठारी आयोग से पहले 9वीं कक्षा में हो जाता था, जो उसे बदल करके 10वीं कक्षा के बाद किया गया, यानी 11 और 12। इसके बाद ग्रेजुएशन और भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें विषय विभाजन हो जाता है। और अभी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कहा गया है कि विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, यानी इस बाध्यता को भी ख़त्म किया गया है कि यदि आप गणित पढ़ना चाहें तो गणित ले सकते हैं, उसके साथ हिंदी ले लिए, उसके साथ एक संगीत विषय ले लिए, आप कुछ भी विषय चुनबुझ आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं। तो इसको हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। अब देखते हैं एक पैटर्न दिया था इन्होंने कि 10+2+3 पैटर्न जो अब तक चला आ रहा है, 2021 से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। तो यह जो पैटर्न है वो हटा करके इस पैटर्न का नाम बदल करके कर दिया गया कि इसका देख लीजिए 5+3+3+4, यानी इसमें बच्चे पढ़ते थे 10 साल और ये इंटर हो गया 2 साल और ये हो गया उसके बाद का स्नातक, ठीक है। और इसके बाद 2 होता था स्नातकोत्तर, तो वो आगे की बात है। यहाँ हम देखेंगे कि बच्चे अब क्या करेंगे, जो इन्होंने मांग किया था, याद कीजिए LKG, UKG और नर्सरी का जो मांग किया था, तो यहाँ पर 3 को यहाँ पर बदला गया, 3 साल बच्चे खेल से पढ़ेंगे और जो 2 साल बचा उसमें 1 साल पहला क्लास और ये दूसरा क्लास,
ये 5 साल तक वो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे वो 3, 4, 5, इसमें आएंगे 6, 7 और 8, और इसमें आएंगे वो 9, 10, 11 और 12। ये कक्षाएं हैं। इस तरह वो पढ़ेंगे। इनको 10+2+3 पैटर्न को हटा करके अब नई शिक्षा नीति में ये पैटर्न दिया गया है 5+3+3+4। इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो आप अभी हम चर्चा यहाँ पर ना करके हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे का जो सार्वजनिक पहला परीक्षा होगा 10 ईयर पे होगा, यानी 10 साल वो पढ़ लेंगे तब होगा 10वीं कक्षा में। और इसके बाद क्या होगा, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स होगा, उसके बाद 3 साल का स्नातक कार्यक्रम होगा। तो यह जो पैटर्न दिया है कोठारी आयोग ने दिया था। अगला है माध्यमिक कक्षाएं 2 प्रकार की होंगी। तो माध्यमिक कक्षाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होंगी। उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। उच्च माध्यमिक की बात करें तो इसमें आ जाता है 9 और 10। उच्च माध्यमिक में 9 और 10, और माध्यमिक की कहें अगर हम तो 8 क्लास तक। फिर आता है उच्चतर माध्यमिक, तो इसमें आता है 11 और 12। ये 2 तरह के माध्यमिक कक्षाएं होती हैं। तो इसके भी पक्षधर थे कोठारी आयोग। अगला है उच्च शिक्षा में 3 वर्ष या उससे अधिक का पाठ्यक्रम हो। तो अभी आप देखेंगे कि यदि हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो हमको 3 वर्ष पढ़ना पड़ता है, D1, D2, D3, और इससे अधिक का भी पाठ्यक्रम होता है। यदि आप स्नातकोत्तर की परीक्षा देना चाहते हैं, यानी स्नातकोत्तर भी पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद MPhil, DPhil बहुत तरह के हैं, तो अगर वो सब पढ़ना चाहते हैं तो आपको 3 वर्ष से अधिक पढ़ना पड़ता है। तो यही तो बात उन्होंने कही थी कि 3 वर्ष हो या उससे अधिक का हो। ये कब हो? जब उच्च शिक्षा की बात की जाए। यहाँ उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बात नहीं कर रहा है, उच्च शिक्षा की बात कर रहा है, यानी जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तब की बात कर रहा है। और अगला है कि शिक्षक ही तो मेन होता है ना। किसी शिक्षार्थी के निर्माण में अगर उसका भविष्य निर्माण करना है, उसमें शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो शिक्षक की स्थिति को भी सुधार करना होगा, तो उसको आर्थिक स्थिति को भी देखना होगा आपको। शिक्षक को इतना वेतन मिले कि उसे पढ़ाने में भी मज़ा आए। यदि हम उसको काम ले रहे हैं और पैसा कम दे रहे हैं, यानी उसकी सैलरी बहुत कम हो, तो उसे पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसका खुद का परिवार चलाना होता है। यदि उसका ही पेट ना भरे तो वो दूसरों को कैसे पढ़ाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए शिक्षक के बारे में भी सोचना है। अब शिक्षक के बारे में आर्थिक तो सोच लिए, अब सामाजिक स्थिति। तो समाज में शिक्षक का बहुत बड़ा सम्मान है, तो यह सम्मान उसे और भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। और व्यावसायिक स्थिति, तो शिक्षा तो पहली बात व्यवसाय है नहीं, लेकिन यदि कोई शिक्षक बनता है तो सेवा के साथ साथ वह उम्मीद रखता है कि उसे भी थोड़ा सा कुछ आर्थिक लाभ हो, आर्थिक मदद मिल जाए, ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके और दूसरों के साथ साथ अपना भी भला कर सके। तो इसमें शिक्षक की स्थिति को सुधारने के पक्षधर में थे कोठारी आयोग। तो ये कुछ उनके सुझाव थे जो शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। और इसी के बाद जब नई शिक्षा नीति आई पहली बार 1968 में, तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स को, यानी सुझावों को उसमें ले लिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोठारी आयोग समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अच्छे इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।